Hello guys and welcome back to my channel SIRF IS। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के 2023-24 के एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर 7 जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, उसका पार्ट 7। तो आइए फटाफट से शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आज हम शुरू कर रहे हैं वो है गांधीयन एथिक्स का। साथियों, गांधीयन फिलॉसफी जो है ना, ये एक डबल एज्ड वेपन की तरह है। कैसे? क्योंकि ये एक टाइम पे ही एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को बदलने के साथ साथ सोसाइटी में भी बदलाव लाने का प्रयास करती है। उद्देश्य क्या होता है इस आइडियोलॉजी का, इस फिलॉसफी का, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो वो इंडिविजुअल और सोसाइटी में साइमल्टेनियसली होता जाए। अब इसमें इन्होंने जो सिद्धांतों का यूज़ किया वो ट्रुथ का, नॉन वायलेंस का, दैट इज़ सच्ची बात रख कर सच्चाई के साथ अगर आप अहिंसा का रास्ता अपनाते हो तो आप इन चीज़ों को पा सकते हो। गांधी जी देखें तो लीडर के तौर पे बहुत ही अच्छे रहे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, एक बढ़िया राइटर रहे जिन्होंने ह्यूमन लाइफ के साथ साथ सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को बहुत ही प्रकाश डाला, उसकी हर चीज़ पे। इनकी सोच जो थी वो एक मल्टी डायमेंशनल थी, ये हर तरीके से चीज़ों को देखते थे, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक, रिलीजियस, एथिकल एस्पेक्ट्स, हर तरह की ह्यूमन लाइफ को ये देख के समझ के ही अपने थॉट्स को सामने रखते थे। ये ना सिर्फ टॉल्स्टॉय से इन्फ्लुएंस थे, कार्लाइल से या थॉरियो से, बट साथ में कुछ एथिकल प्रिंसिपल जो कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी के अंदर थे, ये इनसे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस व्यक्ति थे। अब देखिए, जो ट्विन कार्डिनल प्रिंसिपल हैं गांधी जी के थॉट के, वो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक तो ट्रुथ और एक नॉन वायलेंस। हाँ, इनके जो आइडियाज़ हैं वो जनरली मॉरल कैटेगरीज में एक्सप्रेस होते हैं या टर्मिनोलॉजी में आप देखोगे कि एक्सप्रेस होते हैं, और एथिकल थ्योरीज प्रोवाइड करती हैं, चीज़ों को अंडरपिन करती हैं फॉर गांधीयन थॉट हर एक स्फेयर में। अब जो गांधीयन आइडियाज़ के जो ये एवोल्यूशन हुआ वो हुआ विद इन द मैट्रिक्स ऑफ नॉन वायलेंट मास पॉलिटिकल स्ट्रगल जो रहा कि अहिंसा रखो भैया, वायलेंस नहीं करनी है, और इतनी भारी मात्रा में इन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा। और इस प्रोसेस में ये बहुत सारे ट्विस्ट आए, बहुत सारे टर्न्स आए, जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे ही, और आपने पढ़ा होगा तो आपको इस बात से अवगत अच्छे से आप होंगे। तो गांधी जी कोई एकेडमिक थिंकर नहीं थे, ये एक मास लीडर थे, है ना, एक बहुत जनता के एक बढ़िया लीडर थे, और इसलिए इनका जो एम्फेसिस था, जो जोर डालते थे, वो सिर्फ आइडियलिज्म पे नहीं डालते थे बट प्रैक्टिकल आइडियलिज्म पे डालते थे। मोरओवर, गांधीयन फिलॉसफी जो है वो एक यूनिवर्सल, हर जगह आप यूज़ कर सकते हो, टाइमलेस फिलॉसफी है। इसमें आइडियल्स ट्रुथ के, नॉन वायलेंस के, जो आपको पूरी फिलॉसफी को दिखाते हैं, और ज़रूरी है किसी भी मानवता के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, है ना, मानव सभ्यता के लिए, हर तरह से। तो ये तो मैंने आपको गांधीयन एथिक्स से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया। अब गांधी ऑन मॉरल बिहेवियर, एक एक पर्टिकुलर चीज़ों को मैं आपको बताते जाऊंगी। थोड़ा पेन टैप इज़ नॉट वर्किंग, दैट इज़ द रीज़न आई कुड नॉट राइट। तो आप मेरी बातों पे इस कहानी की तरह ध्यान देंगे तो आपको खूबसूरती से चैप्टर समझ आएगा। तो गांधी ऑन मॉरल बिहेवियर की बात करें तो गांधी जी के हिसाब से एक करा गया कर्म, दैट इज एक्शन, ये मॉरल मतलब सही है अगर ये वॉल्यूशनल है, इंटेंशनल है, सोच समझ के आप कर रहे हो, यूनिवर्सल है, प्रैक्टिकल है, सेल्फलेस है, जिसमें आप अपने मतलब से काम नहीं कर रहे हो, और फ्री फ्रॉम फियर एंड कंपल्शन है, ना आप पे कोई जोर डाल रहा है उस करने को उसे, और ना आपको किसी का डर है। ठीक है, प्यार से, कामनेस से, है ना, वाइल्डनेस, कामनेस का कल्टीवेशन, पर्सनालिटी का, ट्रैंक्विलिटी ऑफ पर्सनालिटी, फॉस्टरिंग ऑफ गुड हैबिट्स, ऑब्जर्वेंस ऑफ चैस्टिटी, एल्ट्रुइज्म, राइटनेसेस एक्सेट्रा, ये सब
एलिमेंट्स होते हैं मॉरल लाइफ के गांधीयन एथिक्स में। अब जो भी मैंने चैस्टिटी, ये सब जो जितने भी वर्ड बोले हैं, अल्ट्रिज्म, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग इन दी प्रीवियस पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। तो एक एक चीज़ को आप आराम से पढ़ते हुए आइएगा, ठीक है। तो ये सब कहते हैं गांधी जी कि यही जो है वो आपके मॉरल बिहेवियर को और आपके करे गए कर्म को मॉरल दर्शाता है। सेम तरह से मॉरल लॉ जो गांधीयन एथिक्स में है वो पायस है, यूनिवर्सल है, इटर्नल है, आपसे कोई छीन नहीं सकता, इंडिपेंडेंट है स्पेस और टाइम से, ऑब्जेक्टिव सेल्फ इम्पोज ड्वेल्स इन द हार्ट एंड डील्स विद द इनर बीइंग ऑफ वन पर्सनैलिटी। एक व्यक्ति की अंतर आत्मा, अंदर से ये चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। ये गांधी और मॉरल बिहेवियर मैंने आपको बताया। अब गांधी और नॉन वायलेंस आपको बताती हूँ। दोस्तों, नॉन वायलेंस, अहिंसा, गांधी जी की सोच में ये एक ऐसा तरीका था कि कोई भी व्यक्ति और एक व्यक्ति को भी इसका यूज़ करना चाहिए, है ना। ये पूरी तरह से बेस्ड थी रिलीजियस थिंकिंग पे। नॉन वायलेंस अपने एक्टिव सेंस में इसमें ट्रुथ आता है, सच्चाई रखो, सच की राह चुनो और निडर रहो, फियरलेसनेस आता है। गांधी इंसिस्ट करते हैं कि नॉन वायलेंस ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई नहीं है चीज़ है जिसे आप नहीं कर सकते या हमारी किसी जाति धर्म से रिलेटेड होगी, ठीक है ना। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो वो अहिंसा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन वायलेंस का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप बुराई को एक्सेप्ट करते जाओ और कहो कि अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको अपनी हर चीज़ को सामने रखना है, अपनी हर चीज़ को दर्शाना, लेकिन झगड़ालू तरीके से नहीं, ठीक है। तो इट इज़ बेटर टू बी वायलेंट दैन टू बी कॉवर्डली। अब देखो, एक अलग की बात है। अब आप डरपोक और वो नहीं रहिए, डरपोक और डरे डरे नहीं रहिए बिल्कुल कि ठीक है आप ऐसे बन गए और आप लड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, वायलेंट हो जाओ, ठीक है, लेकिन आप निडर रहो। गांधी जी खैर नेचुरली डरते थे इस बात के लिए कि नॉन वायलेंस हो सकता है कि ऐसा ना हो जाए कि ब्रिटिश रूलर्स कहें चलो ठीक भाई क्या कहते हैं, ये लोग तो कुछ करते ही नहीं हैं और चलो हम इनको दबा देंगे। लेकिन बस ये एक तरीका था कि अगर सामने वाला ख़राब है तो आप अपनी बात को प्यार प्यार से रखते रहो, तो इससे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने कुछ गलत भी नहीं करा और आपकी चीज़ें भी पूरी हो जाएंगी। गांधी जी के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको अहिंसा के रास्ते पे चलना है तो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से ये है कि ट्रुथफुलनेस और फियरलेसनेस। कहते हैं कि ईश्वर के अलावा इंसान को किसी से नहीं डरना चाहिए। अगर एक इंसान ईश्वर को साक्षी मानकर ईश्वर की राह पे चलेगा तो इसको कोई भी मनुष्य डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा भी ईश्वर जो है, ईश्वर के द्वारा जो भी कहे गए सिद्धांत हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको फॉलो करिए। और इसी के चलते डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह को जो है वो इन्होंने फॉलो करा था, जो फियरलेस परसूट ऑफ ट्रुथ को दर्शाता है। सत्याग्रह ये नेम था जो गांधी जी ने दिया था इस पीसफुल प्रोटेस्ट को, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडिया के अंदर किया जा रहा था, और पीसफुल प्रोटेस्टर्स को ही सत्याग्रहीज का नाम दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बताऊंगी जो गांधी जी ने दिए थे अपने फॉलोअर्स को जब वो सत्याग्रह का मूवमेंट चला रहे थे इंडिया के अंदर। तो इससे आपको जो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। इंस्ट्रक्शन ये दिए गए थे, हालांकि ये मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में भी बताए गए अच्छे से, लेकिन यहाँ पे भी आप गौर से समझिएगा। ये कहा गया था कि सत्याग्रही जो है वो कोई गुस्सा नहीं करता है, ठीक है। इसे सफ़र करना पड़ेगा एंगर अपने ऑपोजिट पार्टी का, अपने ओपोनेंट का। इस कार्य को करने में हो सकता है कि ओपोनेंट पार्टी जो है वो उस पर असॉल्ट करे, ठीक है, लेकिन आपको रिटेलिएट नहीं करना है बदले में, ठीक है, जवाब उसको उस तरह से नहीं देना है। लेकिन ये बात समझिएगा, रिटेलिएट नहीं करना है तो क्या हुआ, लेकिन खुद को समर्पित भी नहीं कर देना, सबमिट नहीं करना है कि भैया हमको डर लग जाएगा, हमें पनिशमेंट मिलेगी, इस डर से खुद को समर्पित नहीं करना है। किसी भी तरीके के गुस्से के सामने, गर्मी के सामने आपको खुद को दबाना नहीं है। कोई भी व्यक्ति इन अथॉरिटी जब जो है
सीक्स टू अरेस्ट अ सिविल रजिस्टर, तो ये अपने आप को वॉलंटरी अपनी मर्जी से अरेस्ट करवा लेगा, रेजिस्ट नहीं करेगा अटैचमेंट या रिमूवल ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी, ये अगर है उसके पास तो, ठीक है। और जब भाई ऐसा लगता है कि वो कॉन्फिस्केट या जब्त कर ली जाएगी अथॉरिटीज़ के द्वारा। उसके बाद अगर सत्यगृही के पास कोई प्रॉपर्टी है उसके पास में, ठीक है, इन हिज पोजेशन, मान लो उसके बाद वो ट्रस्टी के तौर पे उसके अंडर कोई प्रॉपर्टी आती है और वो ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी का, तो फिर वो रिफ्यूज़ कर देगा टू सरेंडर इट, है ना, उसको वो नहीं सरेंडर करेगा, इवन दो इन डिफेंडिंग इट, ये अपनी ज़िंदगी ही क्यों ना, उसको बचाने में अपनी ज़िंदगी ही क्यों ना इसको जो है खोनी पड़े, लेकिन कभी रिटेलिएट नहीं करेगा, बट जो है जो चीज़ को देगा नहीं किसी भी कारण में। हाँ, रिटेलिएट का मतलब क्या होता है कि हम बदला ले रहे हैं ना, उस तरह से नहीं करना है। नॉन रिटेलिएशन का मतलब ये नहीं है, स्वेरिंग और कर्सिंग नहीं आता है कि हम कसम खाते हैं ये काम कर देंगे या तुम्हारे साथ ये हो जाए वो हो जाए, तो कर्सिंग और स्वेरिंग नहीं है, इस तरीके से आप कह सकते हो, मुंह के तौर पर बात अलग हो गई। इसलिए सत्यग्रही कभी भी इंसल्ट नहीं कर रहा है अपने ओपोनेंट को, इसलिए, है ना, देयरफॉर ऑल्सो नॉट टेक पार्ट इन न्यूली कॉइन्ड क्राइस, जो कि कॉन्ट्रैरी थे इस पीरियड ऑफ अहिंसा से, तो इस तरह की चीज़ों में भी इन्वॉल्व नहीं होना है। एक सिविल रजिस्टर जो है वो सैल्यूट नहीं करेगा यूनियन जैक को, ना ही इंसल्ट करेगा ऑफिशियल्स इंग्लिश या इंडियन को, और अपने स्ट्रगल के टाइम पे अगर कोई इंसल्ट करता है ऑफिशियल को या ऐसा कोई काम करता है जो उस पर असॉल्ट कर रहा हो वो, तो एक सिविल रजिस्टर प्रोटेक्ट भी करेगा ऐसे ऑफिशियल्स को फ्रॉम द इंसल्ट एंड अटैक, इवन भले उसकी ज़िंदगी को ही क्यों ना खतरा हो। तभी इनको बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे आगे जो एक्सट्रीमिस्ट आए या और भी आए, रिवोल्यूशनरीज आए, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस बात के लिए भी, बहुत सारे व्यक्तियों ने इनको आज के टाइम पे भी वो भी कहा कि गलत थे कुछ चीज़ों में, या ठीक है सबका अपना अपना काम करने का तरीका था। कभी इसको तो खैर अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल टॉपिक वाइज हम पढ़ते जा रहे हैं। गांधी एंड नॉन वायलेंस हो गया। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे तो वो है गांधीज इकोनॉमिक आइडियाज़। अब गांधी जी के इकोनॉमिक आइडियाज़ में बात ये थी कि गांधीयन एथिक्स कवर करती थी इकोनॉमिक स्फीयर को भी। गांधी जी का ये कहना था कि हर एक व्यक्ति अपने ब्रेड एंड बटर को खुद अर्न करे, अपनी रोटी खुद कमाए, अपने हाथों से कमाए, काम करके, कर्म करके कमाए। ये कहते थे कि एक ब्रेड लेबर अलोन गिव अ मैन राइट टू ईट, ठीक है, एक अगर आप कमाते हो तो आपके पास ये हक है कि आप चैन से ज़िंदगी जी रहे हो, किसी पे पल नहीं रहे हो, आप खुद खा रहे हो। ये इम्पॉसिबल है कुछ अमास वेल्थ के लिए विदाउट एक्सप्लॉइटिंग द रेस्ट। अब देखिए ये तो बहुत है कि मतलब बात क्या है ना, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ फ्यू टू अमास वेल्थ विदाउट एक्सप्लॉइटिंग द रेस्ट। आप कैसे इकट्ठा कर लोगे जब तक दूसरों का उपयोग नहीं करोगे, तो आपके पास बहुत पैसा आएगा ही नहीं। और एक्सप्लॉयटेशन कैसे, इन द फॉर्म ऑफ वायलेंस, किसी पे करके, ठीक है। देखिए सभी इन्हें कहते थे कि सभी व्यक्तियों के पास ये हक है कि वो जीवित रहें और उनको खाना मिले, छत मिले एक अच्छी, और कपड़े मिले बढ़िया, रोटी कपड़ा मकान। गांधी प्रपोज नहीं करते थे ड्रास्टिक या वायलेंट तरीके को कि जिससे आप इकोनॉमिक इक्वालिटी लेकर आओ, किसी वायलेंट तरीके से। आइडियली वेल्थ अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो सभी सोसाइटी के मेंबर्स में। हालांकि इम्प्रैक्टिकल चीज़ थी, प्रैक्टिकल तो थी नहीं। तो गांधी जी कहते थे कि जो वेल्थ है इसे इक्विटेबली शेयर करा जाए। ये कहते थे लोगों से कि अपने इच्छाओं को कम करो, एक सिंपल ज़िंदगी जियो, और दूसरों की जिनके पास नहीं है उनको दो, ठीक है। इससे आपके रिसोर्सेज बचेंगे जो कि गरीब आदमी के काम आएंगे, ठीक है। तो गांधी जी के इकोनॉमिक आइडियाज़ कुछ इस तरह से थे। अब डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप क्या है? गांधी जी देखिए लेकर आए एक कॉन्सेप्ट जिसमें जो अमीर थे, रिच थे, इनको रिगार्ड करा गया था कि वही जो अमीर है, जो रिच पर्सन है, वो ट्रस्टी है वेल्थ का। ये उसके पास सब वेल्थ है, वो देख रेख कर रहा है। अल्टीमेटली जो सारी प्रॉपर्टी है वो तो ईश्वर की है, इन्होंने कहा गॉड की है। आप तो सिर्फ देख रेख करने के लिए जो है यहाँ आए हो धरती पे। एक्सेस जो वेल्थ है जो अमीर आदमी के पास है वो समाज की है, सोसाइटी की है, और एक व्यक्ति को उस पैसे का यूज़ एक गरीब आदमी को सपोर्ट करने में लिए दे देना चाहिए। वेल्दी इंसान के पास कोई
मॉरल राइट नहीं होता है कि व्हाट इज़ मोर देन, जितना भाई नेशन की वेल्थ है उससे ज़्यादा उसके पास अगर है तो ये सब में वो दे दे। सिंपली ट्रस्टी हो आप डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ गॉड्स प्रॉपर्टी के जो आपके पास है, ठीक है, और इसका आप उपयोग कर सकते हो किसी व्यक्ति को, किसी गरीब आदमी को मदद करने में। नेक्स्ट बात आती है गांधीयन पैसिफिज्म टू कल वायलेंस। आपको मैं ये समझाती हूँ पहले, गांधीयन पैसिफिज्म टू कल वायलेंस, इसको समझा दूँ फिर आगे बढ़ूँगी। साथियों, यूनिवर्सल पैसिफिस्ट ये मॉरली अपोज्ड है हर तरह के वायलेंस से। ना सिर्फ वो ये नहीं कहते सिर्फ मारना ही कोई वायलेंस होता है, बल्कि हर तरह का वायलेंस, कोई भी तरह का वायलेंस गलत है। सर्टेनली जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग और डिफेक्टिव पैसिफिस्ट जो 20th सेंचुरी में हुए वो हुए महात्मा गांधी। इन्होंने अपने सिद्धांतों को डेवलप किया इस नॉन वायलेंस के लेके, जो काफ़ी इफेक्टिव रहे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और जिससे भाई वो सामने सामने आकर उन्होंने काफ़ी कर्म करे। और एज वर्ल्ड के सिटीजन में देखें तो हर एक व्यक्ति इनकरेज हुआ कि वो एग्जाम्पल महात्मा गांधी का फॉलो करे, ठीक है, इनकी फिलॉसफी जो थी लाइफ के पीछे सच्चाई नॉन वायलेंस को लेके उसे फॉलो करे। काफ़ी इन्होंने बोल्ड लेस स्ट्रगल करा फ्रीडम आज़ादी दिलाने के लिए हमें देश को, प्यार के लिए, पीस के लिए, एवर लास्टिंग जॉय इन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ ह्यूमंस में लिए, और सर्वोदया दैट इज़ वेलफेयर फॉर ऑल जो था वो इस बात का सीक्रेट था इनका। टेररिस्ट ग्रुप मोस्टली have some disgruntlement with the streamlined flow of state, society and economy, और particular parlance में कहा जाता है कि ये ज़रूरी है, it needs sound of a blast to make the deaf hear, कि भैया वो इसको मुद्दे समझो कि अगर जो नहीं कोई सुन रहा है तो उसको अगर जो है बहुत तेज कुछ ब्लास्ट होगा, बम होगा तो सुनेगा। मतलब सीधी सीधी बात है कि किसी को कुछ बताने के लिए कुछ कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। एक्चुअली टेररिज्म में की सेंस में बात कही जा रही है ना, कि जब तक हम बम नहीं फोड़ेंगे तब तक मेरी जो है चीज़ें पूरी नहीं होंगी। ये हमारा तरीका है जिससे हम चीज़ों की डिमांड को पूरी करा सकते हैं। तो ये स्टेप स्लो है, हमेशा प्रेजेंट है विद द इंटाइसमेंट ऑफ बीइंग स्क्रम्बल्ड विद बट दिस कुड probably be the only way of this menace called violence which has gulfed the psyche of the general populace। तो ये गांधी जी की चीज़ों को लेके कैसे रिलेट करा गया है टेररिज्म से वो बता रहे हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं, 7 डेडली सिंस के बारे में जानते हैं। साथियों, महात्मा गांधी ने कहा, ये गौर से समझिएगा, कि 7 चीज़ें हमें एकदम ख़त्म कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। इस बात को नोटिस करिए कि सभी व्यक्ति जो हम हैं वो समझिएगा गौर से, नोटिस दैट ऑल ऑफ देम, हम सभी जो हैं, हैव टू डू विद सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। और नोट ऑल्सो दैट द एंटीडोट जो है इन सारी चीज़ों का वो है डेडली सिंस, ठीक है, इज एन एक्सप्लिसिट एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, या कोई ऐसी चीज़ जो कि बेस्ड है नेचुरल प्रिंसिपल पे, लॉज पे, ना कि सोशल वैल्यूज़ पे। तो इन चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। इसमें है वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कंसाइंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स दैट इज बिजनेस विदाउट मोरालिटी मतलब एथिक्स, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। तो आइए कुछ डिस्कस करते हैं हम इनको एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम वेल्थ विदाउट वर्क। समझिएगा गौर से, है ना, ये 7 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो पहला है क्या, वेल्थ विदाउट वर्क। ये ऐसा समझिए कि आपने कुछ नहीं करा और आप कुछ पा रहे हो बिना कुछ कर्म करे। कैसे? मार्केट मैनिपुलेट करके, एसेट्स मैनिपुलेट करके, आपको काम ना करना पड़े और आपको कुछ वैल्यू मिलती जाए, ठीक है, सिर्फ लोगों या चीज़ों को मैनिपुलेट करके। आज के टाइम पे ऐसे कुछ प्रोफेशंस हैं जो पैसा तो देते हैं लेकिन बिना काम करे। तो ऐसा पैसा जो आप कमा रहे हो जिसमें टैक्स नहीं दे रहे हो, है ना, फ्री सरकार के प्रोग्राम का फ़ायदा उठा रहे हो बिना कोई फेयर शेयर करे फाइनेंशियल बर्डन का, सरकारी प्रोग्राम जो है उसमें आप जो है उसका फ़ायदा उठा रहे हो, उसके अलावा सारे तरीके की एक सिटीज़न, एक नागरिक होने की सारी पर्क्स इंजॉय कर रहे हो देश के अंदर, है ना, मेंबरशिप ले रहे हो कॉरपोरेशन की, बिना इस बात को अज्यूम्स करिए कि आपके रिस्क क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। किसी तरह की फ्रॉड स्कीम्स जो कि 1980s में रही, ऑफन मतलब एक तरीके से लालच का वो 10 साल रहे थे लालचियों के, वो बेसिकली फटाफट से पैसा को कमाने की स्कीम थी। देखा नहीं था
24 दिन में पैसा डबल, नहीं 21 दिन में पैसा डबल है। स्पेकुलेशन जो प्रॉमिसिंग प्रैक्टिशनर्स है ना, यू डोंट इवन हैव टू वर्क फॉर इट, आपको काम नहीं करना, आपको बस बैठे बैठे पैसा आता रहेगा। उसके अलावा जस्टिस और जजमेंट, ये एक दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते हो। ये बात सजेस्ट करके कि suggesting that to the degree you move away from the laws of nature, आपका जजमेंट एडवर्सली अफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप लॉज ऑफ नेचर से दूर जाओगे, उसके साथ काम नहीं करोगे, आपका जजमेंट एडवर्सली अफेक्ट होगा। ठीक है, आपकी चीज़ों में रुकावटें आएंगी, आप झूठ बोलना शुरू कर दोगे सिर्फ इसलिए कि क्यों काम कर रही हैं और बाकी चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही हैं, है ना। तो यू मूव अवे फ्रॉम द लॉ ऑफ द फर्म इनटू सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो जब हम ये बात को पढ़ते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रबल में है, तो हम ये भी सुनते हैं कि सैड कन्फेशंस ऑफ एग्जीक्यूटिव जो बताएंगे कि भैया हम नेचुरल लॉज और प्रिंसिपल से दूर थे कुछ वक्त तक, और इससे क्या हुआ कि हम ओवर बिल्डिंग, ओवर बोरोइंग करने लगे, ओवर स्पेकुलेटिंग करने लगे, और इसी से ही हमारी प्रॉब्लम शुरू हुई है ना। हमें फीडबैक सही का हमने ध्यान नहीं दिया और ये एक प्रॉब्लम हुई। अब क्या है, हो गया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत कर्जा हो गया है ना, कैसे कर्जा दें। ठीक है, अब काम तो करना पड़ेगा, अब वर्क हार्ड करना पड़ेगा जस्ट टू सर्वाइव, बिना किसी उम्मीद के कि हम हेल्दी रहेंगे 5 सालों तक या नहीं। तो बैक टू बेसिक्स कर रहे हैं ना, हम वही चीज़ कर रहे हैं कि हम बाद में जो काम डबल ट्रिपल करेंगे, हम शुरुआत से अगर करेंगे तो छोटा छोटा करते रहेंगे ज़िंदगी में, हमारा जो है लोन भी कम रहेगा, मतलब डेब्ट से, कर्जों से भी नहीं रहेंगे, है ना। जो भी चीज़ें भले कम कमाएंगे लेकिन कर्जा मुक्त रहेंगे, आगे हमें उतनी ही प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वेल्थ विदाउट वर्क जो है वो दिक्कत देता है, ये गांधी जी ने भाई बताया। नेक्स्ट सेकंड जो बताया वो कहा प्लेजर विदाउट कंसाइंस, मतलब ओके, देखिए द चीफ क्वेरी ऑफ द इमेच्योर, किसी ग्रीडी सेल्फिश या सेंसस की हमेशा ये रहती है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। हर व्यक्ति कहता है ना, क्या ये मुझे कुछ बढ़िया देगा, क्या मेरे लिए आसान चीज़ है। और बाद में बहुत सारे लोग चाहते हैं इन सारे प्लेजर को विदाउट कंसाइन, अंतरात्मा की कुछ नहीं सुन रहे हैं, कोई सेंस नहीं है इसके अंदर, बट ये क्या है कि हमें क्या मिल रहा है बदले में, है ना, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे मतलब नहीं है, हमारी चीज़ें क्या हैं। हम अपने बच्चों को, पति को, बीवी को सब छोड़ छाड़ के अपने मतलब में, अपने काम, अपने लालच में इसमें डूब जाते हैं। ठीक है, आज़ादी है अगर, है ना, तो आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप ये सब कुछ में करिए। ठीक है, मतलब ये समझिए कि इट्स ओनली अ मिडिल पोजीशन ऑन द वे ऑफ इंटरडिपेंडेंस, मोस्ट एडवांस एंड मैच्योर स्टेट। और देने की भावना को सीखना और लेने की चीज़ जो, मतलब टू गिव एंड टेक, टू लिव सेल्फलेसली, टू बी सेंसिटिव, टू बी कंसिडरेट, यही हमारे लिए आज जीवन में चैलेंज है। अदरवाइज यहाँ पे कोई सेंस नहीं है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का या अकाउंटेबिलिटी का हमारे इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में। अल्टीमेट कॉस्ट जो होती है ना इस प्लेजर को पाने की विदाउट कंसाइंस, ये बहुत हाई है अगर आप देखो अपने टाइम और मनी के टर्म्स में, और रेपुटेशन के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ वाउंडिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल हु आर एडवर्सली अफेक्टेड। किसी का दिल दिमाग सब दुखा के अपने छोटे से प्लेजर के लिए अगर आप ये करते हो तो आप बहुत बड़ी कॉस्ट, हर तरह से, पैसा छोड़ दीजिए, दुख पहुंचा के ही आप बहुत किसी को दर्द दे सकते हो, वो पैसे से बहुत गुना ख़राब चीज़ होगी और बहुत बड़ा नुकसान होगा। काफ़ी डेंजरस है कुछ चीज़ों से ऐसे बाहर निकालना। और कंसाइंस ये एसेंशियली यही चीज़ है, मतलब रिपोजिटरी है टाइमलेस ट्रूथ की, प्रिंसिपल्स की। आप समझिए होता क्या है ना कि आप अंदर से एक आवाज़ आती है, इंटरनल मॉनिटर है नेचुरल लॉ का कंसाइंस, अंतरात्मा आपकी बोलने लगती है यार ये गलत हो रहा है, ये गलत कर रहे हो, है ना। तो एक प्रोमिनेंट, एक वाइडली पब्लिश्ड साइकोलॉजिस्ट का काम था टू अलाइन पीपल विद देयर मॉरल कंसाइंस इन व्हाट, जिसे कहते थे इंटीग्रिटी थेरेपी। इन्होंने एक बार कहा था कि ही वॉज अ मैनिक डिप्रेसिव, आई नो आई वॉज गेटिंग सुसाइडल, मुझे लगा था कि मैं सुसाइड कर लूँगा, देयरफॉर आई कमिटेड माई सेल्फ टू मेंटल इंस्टीट्यूशन, मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ा इसमें ठीक हो जाऊँ, न्यूट्रलाइज करूँ खुद को, अंटिल मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच गया जहाँ पे मैं जो है
हॉस्पिटल छोड़ पाया। I don't do clinical work now because it is too stressful. I mostly do research and through my own struggle. I discovered that integrity therapy ये इकलौता ऐसा तरीका था जिससे हम कर सकते थे आगे। और I gave up my mistress, confessed, मैंने बताया कि भैया मेरी वाइफ को मैंने पूरी बात बताई मेरा क्या क्या चल रहा था। एंड फिर मुझे जब मैंने सच्चाई बता दी सब कुछ त्याग के, तो मेरी ज़िंदगी में मेरे दिमाग में सुकून आया। और एक बात आपको बताऊं, जो ये सुकून है ना, वो सुकून पैसे रुपए हर चीज़ से सुप्रीम होता है। एक व्यक्ति अपने सुकून के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो कभी कोई ऐसा काम ही ना करे जिससे आपको शॉर्ट टर्म का प्लेजर मिल जाए और आपकी अंतरात्मा आपको रोक रही हो, लेकिन आप उस चीज़ को पाने के लिए उस समय बड़े उत्सुक हों, लेकिन बाद में आप उससे अपना सुकून खो बैठे। तीसरा जो डेडली सिन है, उन्होंने कहा कि भाई नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ये क्या है? एक डेंजरस एज अ लिटिल नॉलेज, कहते नहीं है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, इवन इफ मोर डेंजरस क्या है कि आपको ज़्यादा नॉलेज है विदाउट अ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल कैरेक्टर। आपकी नॉलेज बहुत है लेकिन आपका कैरेक्टर नहीं सही है ना? आप एक अलाइंड सिद्धांतों पे अपने जीवन के नहीं जी रहे हो। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ये होता है ना? कहते हैं कि अदजल गगरी छलकत जाए, ये तो होता है, बट ये भी एक दिक्कत है जब आपके पास बहुत वास्ट नॉलेज है लेकिन आपका एक प्रिंसिपल कैरेक्टर नहीं है। प्योरली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है अगर विदाउट एन इंटरनल कैरेक्टर, तो एक ऐसा चीज़ पैदा होगी, मेक्स अ मच सेंस एज पुटिंग अ हाई पावर्ड स्पोर्ट। ऐसा समझ लो कि ये इससे रिलेट करो आप कि कोई आपने बहुत गजब हाई पावर की स्पोर्ट्स कार को एक ऐसे 19 साल से कम व्यक्ति, एक टीनेजर के हाथ में दे दिया है जो कि ड्रग्स लिए है, हाई है ड्रग्स में, और आपने इतनी भयानक गाड़ी उसके हाथ में दे दी, तो क्या करेगा वो? आगे जाके लड़ाएगा, ख़त्म कर लेगा कार को भी, अपने जीवन को भी, है ना? तो हमें सब समझना है कि हमें सिर्फ जो है बाय नॉट फोकसिंग ऑन द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल, एग्जैक्टली वही समझो कि अगर हम सिर्फ पढ़ाए चले जा रहे हैं यंग लोगों को और सिर्फ उनके कैरेक्टर को डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत है ना? तो एक रीज़न जो है इसको और बढ़ाने का, 7 हैबिट्स इनटू द स्कूल इज़ द कैरेक्टर एजुकेशन ज़रूर इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है बच्चों को बाद में, लेकिन वो कुछ खास स्कूल्स के अंदर इतना कोई स्पेसिफिकली ध्यान नहीं देते, बट ये ज़रूरी है। कुछ लोग कैरेक्टर एजुकेशन को नहीं पसंद करते, क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि ये तो आपका वैल्यू सिस्टम है, बट आप कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज़ भी तो कुछ होती हैं जो हर एक व्यक्ति जिस बात पे एग्री करता है ना, कहता है कि हाँ तुम भी सही कह रहे हो, मैं भी सही कह रहा हूँ, कोई डिफिकल्ट नहीं इस बात को डिसाइड करना। फॉर एग्जाम्पल कि काइंडनेस, फेयरनेस, डिग्निटी, कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रिटी, ये तो वर्ड चीज़ें हैं, सबके पास होनी चाहिए, ठीक है? कोई आपसे लड़ेगा नहीं अगर आप किसी से प्यार से बात कर रहे हो, और इन सब चीज़ों को अगर आप एजुकेशन सिस्टम में डालोगे, ठीक है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में डालोगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम में डालोगे, तो क्या खराबी है? तो लेट्स अचीव अ बेटर बैलेंस जो कि डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर और इंटेलेक्चुअल नॉलेज के बीच में हो। लोग जो एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट बिकॉज कैसे कि सब पे तालमेल बना के, एक कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, एक वैल्यूज़, प्रायोरिटीज़ को रख के, ठीक है? तो ये सब चीज़ों से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये होगी तीसरी बात। चौथी बात की बात करें तो कॉमर्स, मैंने था ना, बिजनेस विदाउट मोरालिटी, दैट इज विदाउट एथिक्स, अगर देखें तो इन्होंने अपनी किताब मॉरल सेंटिमेंट में, है ना, जिसमें विच प्रेसिडेड विद वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ ने, उन्होंने अपनी किताब ने, एडम स्मिथ ने ये बात एक्सप्लेन करी थी किस तरीके से जो फाउंडेशनल है सक्सेस के लिए हमारे सिस्टम में, वो मॉरल फाउंडेशन है। जिस तरह से हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, जो हमारे भाईचारे की भावना है, सर्विस की है, कंट्रीब्यूशन की सोसाइटी में, लेकिन अगर हम इग्नोर कर देंगे मॉरल फाउंडेशन को और अलाउ करेंगे कि सिर्फ पैसा ही पैसा हो, हाँ मॉरल फाउंडेशन है, सच मतलब अच्छाई बुराई छोड़ दिए, सिर्फ पैसा हो, कोई कंटिन्यूड एजुकेशन ना हो, सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान दिया जा रहा है, तो हम बहुत जल्दी इमोरल बन जाएंगे। इफ़ नॉट इमोरल, सोसाइटी एंड बिजनेस इमोरल तो बन रहे हैं। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम ये अल्टीमेटली बेस्ड है मॉरल फाउंडेशन पे, और एडम स्मिथ के लिए हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन ये एक मॉरल चैलेंज है देखने के लिए कि दोनों पार्टीज जो हैं वो फेयरली, उनके साथ, दोनों के साथ फेयर बिहेव हो रहा हो। फेयरनेस और बेनेवलेंस बिजनेस के अंदर यही चीज़ है जिससे एक बढ़िया इंटरप्राइज सिस्टम, जिसे कैपिटलिज्म कहते हैं, वो चलेगा।
हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी से निकल के आता है, जहाँ पे माइनॉरिटी के राइट जो हैं वो भी ध्यान में रखे जाते हैं, और जो स्पिरिट है गोल्डन रूल का या विन विन का, दोनों को फ़ायदा हो, म्यूचुअल बेनिफिट हो, फेयरनेस हो, है ना, इस चीज़ को ध्यान में दिया जाता है। ठीक है, तो पैराफ्रेजिंग वन ऑफ द मोटोज ऑफ द रोटेटिंग क्लब जो कि इट इज़ फेयर एंड डज इट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। क्या ये, अब वो भी बात आती है, क्या ये सही है कि सभी स्टेक होल्डर जो भी मतलब व्यक्ति जो भी चीज़ें अटैच हैं, सारे स्टेक होल्डर जो हैं, उन सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। दैट जस्ट अ मॉरल सेंस ऑफ स्टीवर्डशिप टुवर्ड्स ऑल द स्टेक होल्डर्स। आई लाइक दैट स्मिथ सेज एवरी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन people get in trouble when they say that most of their economic transaction are moral, है ना, तो सभी होने चाहिए मॉरल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे जो है वो कोवर्ट है, छुपी है, हिडन है, सीक्रेट है, और लोग हिडन एजेंडा को रखें, एक सीक्रेट लाइफ को रखें, जस्टिफाई करते हैं, रेशनलाइज करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये खुद को जो है रैशनल झूठ समझाते हैं कि भैया हमें कोई नेचुरल लॉ से जुड़ के नहीं चलना है। हम आए दिन खुद से ही झूठ बोलते हैं भाई। अगर हम इतना रेशनलाइजेशन अपनी सोसाइटी में पा जाएं तो यू कैन हैव सोशल मोड्स और पॉलिटिकल विल्स जो टोटली एक मतलब अलग होंगी नेचुरल लॉज से और प्रिंसिपल्स से। एक इंसान अगर मतलब आई वंस मेट अ मैन हु फॉर 5 years सर्व एज अ एथिक्स डायरेक्टर फॉर अ मेजर कंपनी। एक बार ये मिले थे एक ऐसे व्यक्ति से जिसने 5 साल तक एथिक्स डायरेक्टर के तौर पे काम किया था एक मेजर कंपनी में, और फाइनली इसने रिज़ाइन कर दिया इस पोस्ट से इन प्रोटेस्ट, एंड कहा कि भैया मैं कंपनी छोड़ता हूँ। इवन दो बहुत बड़ी सैलरी थी, तब भी बेनिफिट पैकेज था, तब भी उसने उसको कंपनी को छोड़ दिया। उसने कहा कि एग्जीक्यूटिव टीम के खुद के बिजनेस एथिक्स हैं, अपने उन रूल्स के हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है ना, और काफ़ी रेशनलाइजेशन में वो है, जस्टिफिकेशन में वो है ना, हर चीज़ का जस्टिफिकेशन दे देंगे। वेल्थ और पावर ये एक बहुत बड़े एजेंडा है, ठीक है, और कोई एक्सक्यूज़ इसके लिए जो है मैं दे और नहीं सकता, है ना भाई। देखो रियलिटी जो है खुद के ऑर्गेनाइजेशन से सब कुछ अलग है। दे टॉक्ड अबाउट सर्विंग द कस्टमर वाइल एब्सोल्युटली मगिंग देयर ओन एम्प्लॉइज, तो ये भी गलत था। तो उसने कहा भैया मैं छोड़ता हूँ, हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा हो ऐसे ही हमें रखना है, ठीक है। अगर आप कोई भी ऐसे कर्मों को बिजनेस को कर रहे हो जिससे फ़ायदा किसी न किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ओके। अच्छा, 5वीं बात इन्होंने कही कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। देखिए अगर साइंस सारी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी है ना बन जाए, क्विकली डीजेनरेट इनटू मैन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब समझ जाओ, अभी सब कुछ अगर तुम टेक्निकल पकड़ लोगे, हर चीज़ जो है इसी में टेक्नोलॉजी में ही आप डाल दोगे, तो फिर इंसानियत नहीं रह जाएगी, है ना। आपको साइंस के अंदर ह्यूमैनिटी को ज़रूर देखना है कि भाई ऐसा भी ना हो कि जिससे समाज का, मानवता का नुकसान हो जाए, ठीक है। टेक्नोलॉजीज कम फ्रॉम द पैराडिग्म ऑफ साइंस, एंड अगर यहाँ पे बहुत ही लिटिल अंडरस्टैंडिंग है हायर ह्यूमन पर्पसेस की दैट द टेक्नोलॉजी इज स्ट्राइविंग टू सर्व, वी बिकम विक्टिम्स ऑफ आवर ओन टेक्नोक्रेसी। आज के टाइम पे आप देखो ना क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि हाईली एजुकेटेड लोग जो है वो साइंटिफिक की मतलब साइंस की सीढ़ी एकदम ऊपर सक्सेस पाते जा रहे हैं, इवन दो इट्स ऑफन वो ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़ रहे हैं, है ना, भले ही गलत चीज़ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट जो आज तक रहे हैं या आज भी रह रहे हैं, दे हैव ब्रॉट अबाउट अ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन इन द वर्ल्ड, बट इफ दे डू is superimpose technology on the same old problems, तो nothing basic changes. We may see evolution, हम कुछ बदलाव भी देखेंगे, occasional revolution भी देखेंगे साइंस में, but without humanity we see precious little human advancement. तो बाकी सारी जो पुरानी inequities थी या injustice थी वो अभी भी हमारे साथ ही हैं। सिर्फ एक चीज़ about the one thing जो कि इवॉल्व नहीं हुई है वो नेचुरल लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और जो ट्रुथ नॉर्थ है ऑन द कंपस। साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी अपना कुछ बदलाव लाया है, हर चीज़ में हर चीज़ की रूपरेखा को बदला है, बट फंडामेंटल थिंग्स आज भी वैसे ही हैं।
तो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी मैंने बताई। फिर रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, अब ये क्या है? देखिए, बिना सेक्रीफाइस दिए, है ना, वी मे बिकम एक्टिव इन द टेम्पल बट रिमेन इनएक्टिव इन द सरमन्स। देखिए, सीधी सीधी बात है, किसी चीज़ का त्याग तो देना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब कि जब हम सोशल वेकेंड में जाते हैं रिलीजन के या पिटी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, तो यहाँ पे कोई भी रियल वॉकिंग नहीं है लोगों के साथ, या गोइंग द सेकेंड माइल और ट्राइंग टू डील विद आवर सोशल प्रॉब्लम्स। हम अपने सोशल प्रॉब्लम्स के साथ मतलब डील नहीं कर रहे हैं, दैट में इवेंचुअली अंडू आवर इकोनॉमिक सिस्टम। अभी देखो सीन क्या है कि हम जाते हैं, जाके हाथ जोड़े भगवान के, सब किया, लेकिन इससे आप अपने कर्मों को रोज वाले तो चलो सच रख रहे हो, लेकिन हम इसमें कुछ समाज के प्रति अपना योगदान जब तक नहीं देंगे तब तक चीज़ें नहीं सही होंगी। भैया, त्याग देना पड़ता है, सैक्रिफाइस देना पड़ता है अगर हमें दूसरे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है। सैक्रिफाइस हमारे खुद की प्राइड का, हमारे प्रिजुडाइज का और चीज़ों को लेके। अगर मंदिर या रिलीजन को देखा जाता है एक दूसरे हायरार्किकल सिस्टम के तौर पे, तो उसके जो मेंबर्स हैं उनके अंदर कोई सेंस ऑफ सर्विस या इनर वर्शिप नहीं है। इंस्टेड ये सिर्फ जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आ रहे हैं, बट दे आर नीदर गॉड सेंटर्ड, ना ही कोई प्रिंसिपल सेंटर्ड है। तो प्रिंसिपल जो ये तीनों ही 7 हैबिट्स के हैं वो पर्टेन करते हैं कि किस तरीके से हम दूसरे लोगों के साथ डील करते हैं, किस तरीके से हम दूसरे व्यक्ति को सर्व करते हैं, किस तरीके से हम खुद का त्याग देते हैं उन व्यक्तियों के लिए, और कितना हम उसमें कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विन विन इंटरडिपेंडेंसी है, एम्पैथी है, सिनर्जी है, और बहुत सारे सेक्रीफाइस की यहाँ ज़रूरत पड़ती है। और 7वां और आखिरी बात है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। देखिए, यहाँ अगर कोई प्रिंसिपल नहीं है तो यहाँ पे कोई भी ट्रू नॉर्थ नहीं है। ये ना मतलब नथिंग यू कैन डिपेंड अपॉन। फोकस पर्सनालिटी एथिक्स का ये है कि आप तुरंत एक ऐसी इमेज बनाइए दैट सेल्स वेल इन द सोशल और इकोनॉमिक मार्केट प्लेस में, दोनों ही तरह से जो है वो बढ़िया काम करे। आप देखते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर देते हैं अपनी सिर्फ इज्जत, अपनी इमेज बनाने के लिए। हालांकि सब दिखावा है, हाँ, तब भी, और वो उससे क्या पाते हैं? वोट्स पाना चाहते हैं और सीट पाना चाहते हैं। जब ये काम कर जाती है तो ये क्या करते हैं फिर? नेचुरल लॉस से अलग काम करने लगते हैं। बड़ी फेमस स्पीच हमारे फर्स्ट पीएम की थी ऑन द मिड नाइट ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा था कि लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ टाइरेस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम हैज़ कम, now time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure but very substantially. At the scope of the midnight hour when the world sleep, India will awake to life and freedom. A moment come which comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of nation long suppressed find utterance. बहुत ही है टेरिस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच, फेमस थी। किसने दी थी ज़रा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको जब लक्ष्मीकांत पढ़ाई है तो उसमें भी बताया है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी 7 डेडली सिंस को, है ना। तो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब एक जो टॉपिक है वो और डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल सेंटर्ड पावर। तो टू सम ये सारे प्रिंसिपल्स और आइडियल्स रिप्रेजेंट करते हैं कि एट्रीब्यूटेबल हैं, दिखाते हैं, टू क्वालिटी है टू नोटेबल लीडर्स की ऑफ डिस्टिंक्शन, जैसे कि महात्मा गांधी जी वगैरह के अंदर ये सब आप क्वालिटीज़ देखने को पाते। बट ये काफ़ी मुश्किल है इसको पाना ज़्यादा आम एक्सपीरियंसेस में हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में। इन रिस्पॉन्स टू दिस कंसर्न, अभी सब जारी बातें तो कही कि हर एक व्यक्ति एक्सेप्शनल तो पैदा होता नहीं है। तो इस बात को रखते गांधी जी ने रिप्लाई करा कि आई केम टू बी नो मोर देन एवरेज मैन। मैं भी तो एक आम व्यक्ति ही था, है ना, विद लेस देन एवरेज एबिलिटी मेरे अंदर थी। हाँ, जो एक एवरेज व्यक्ति के अंदर होती है उससे भी कम थी। मैं कोई विजनरी नहीं था। आई क्लेम टू बी प्रैक्टिकल आइडलेस, नॉर कैन आई क्लेम एनी स्पेशल मेरे पास मेरिट हो, है ना, जो मैं अचीव कर पाया हूँ अपनी लिबरल रिसर्च से, है ना, बहुत मेहनत करके। आई हैव नॉट द शैडो ऑफ डाउट
दैट एनी मैन और वुमेन कैन अचीव दैट आई हैव। मुझे इस बात में ज़रा सा भी शक नहीं कि जो आज मैंने पाया है वो हर एक व्यक्ति में कोई ऐसा है जो नहीं पा सकता, सब पा सकते हैं। कुछ एफर्ट ले लो, कुछ उम्मीदों और कुछ भरोसे के साथ आगे बढ़ो और आप में हर एक व्यक्ति जो है चीज़ों को पा सकता है। ठीक है, एक पर्सनल नोट भी था जिसे हम अब नेक्स्ट में करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम रैशनलाइज का करेंगे। फिलहाल यहीं तक रखते हैं इसको। कैसा लगा आपको लेक्चर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मुझे जॉइन बटन को प्रेस करके मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं और बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।